वेलकम दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से डॉक्टर एस जयशंकर इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने इंडिया की इमेज को ग्लोबल स्टेज के ऊपर ऊपर लेकर जाने के लिए बहुत सारे जबरदस्त फैसले किए। चाहे किसी कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करना हो, उसे मेंटेन करना हो, उसे एक लेवल आगे लेकर जाना हो, डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत सारे ऐसे अहम फैसले किए जिसके चलते इंडिया की ग्लोबल इमेज को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा। तो आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि कैसे डॉक्टर एस जयशंकर इंडिया की ग्लोबल इमेज को चेंज करने का काम कर रहे हैं, कौन कौन से अहम फैसले उनके द्वारा लिए गए जिससे आज के डिप्लोमेटिक सिनेरियो के अंदर इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री बन गया है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। जानते हैं डॉक्टर एस जयशंकर और उनके अहम फैसलों के बारे में। तो दोस्तों, चाहे रशिया यूक्रेन की जंग हो, चाहे इजराइल और गाजा की जंग हो, चाहे इजराइल और ईरान का इशू हो, हमने अपने डिप्लोमेटिक स्टांस को एक न्यूट्रल स्टांस के रूप में मेंटेन किया है ताकि भारत और भारतीय लोगों के हितों की सुरक्षा की जा सके। एंड डॉक्टर एस जयशंकर ने इसके अंदर एक बहुत अहम योगदान प्ले किया। जब पूरी दुनिया हमको साइडलाइन करने की कोशिश कर रही थी रशिया यूक्रेन जंग के दौरान, या फिर हमको प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी कि आप रशिया के साथ अपने टाइज को तोड़िए, रशिया के साथ अपने ट्रेड को बंद कीजिए ताकि रशिया के ऊपर इकोनॉमिक दबाव डाला जा सके, एंड उसके पास जब पैसों की कमी आए तो वो यूक्रेन से अपना युद्ध जो है वो रोक दे। बट हमने उनकी बात ना मानते हुए अपनी कंट्री, अपने लोगों के हितों की रक्षा के लिए रशिया से ट्रेड जारी रखा। हम रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल खरीदते रहे जबकि यूरोप और अमेरिका हमको महंगा तेल बेचने पर उतारू थे। पर हमने अपनी कंट्री के इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए, अपनी कंट्री के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रशिया से सस्ता तेल खरीदना ही सही समझा। और जब मीडिया वालों ने डॉक्टर एस जयशंकर को टोका कि भैया आप अगर रशिया से तेल खरीद रहे हो तो आप यूक्रेन जंग को फंड कर रहे हो, तब डॉक्टर एस जयशंकर ने दो टूक बात बोली कि अरे, हम तो रशिया से जितनी एनर्जी इंपोर्ट करते हैं, आप हमसे कम से कम 20 से 30 गुना ज्यादा, पूरा यूरोप कम से कम 20 से 30 गुना ज्यादा एनर्जी जो है वो रशिया से इंपोर्ट करता है। तो ऐसे में भारत कैसे फंड कर रहा है इस यूक्रेन की जंग को, बल्कि यूरोप फंड कर रहा है यूक्रेन की जंग को। अगर आप रशिया के ऊपर सही में दबाव डालना चाहते हैं तो आप अपने एनर्जी इंपोर्ट्स को रोकिए ना, आप भारत के ऊपर क्यों दबाव डाल रहे हैं। और ये दो टूक बात में जब डॉक्टर एस जयशंकर ने बोला कि यूरोप को यह लगता है कि यूरोप की समस्या पूरी दुनिया की समस्या है, पर पूरी दुनिया की समस्या यूरोप की समस्या नहीं है, यह बिल्कुल गलत बात है। यूरोप को बाकी कंट्रीज के प्रति भी सेंसिटिव होना पड़ेगा, वेस्ट को बाकी कंट्रीज के बारे में भी सोचना पड़ेगा। वो सिर्फ अपने और अपने लोगों के बारे में सोचते हुए नहीं चल सकते हैं, जिसके चलते इंडिया ने लगातार तेल जो है वो रशिया से इंपोर्ट करते रहे और ये जो अमाउंट है तेल का लगातार बढ़ता गया। अभी भी हम रशिया से सस्ता तेल खरीद रहे हैं जबकि इस जंग को शुरू हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं। अब हमको सस्ता मिल रहा है तो हम खरीदेंगे, हम क्यों महंगा तेल खरीदें अगर हम सस्ता रशिया से खरीद सकते हैं। और वो भाई, हम दूसरी कंट्री से जब तेल खरीदते हैं तो हमको डॉलर में पैसा देना पड़ता है। बट डॉक्टर एस जयशंकर ने रशिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसके चलते हम रशिया को डॉलर में ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम रशिया को इंडियन रुपीस दे रहे हैं, जिसके बदले में वो हमको कच्चा तेल प्रोवाइड कर रहा है। तो हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू है। यही तो डॉक्टर एस जयशंकर की डिप्लोमेसी है जो इंडिया को बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचा रही है, पर ज्यादातर जनता तक ऐसी बातें पहुंच नहीं पाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जब अमेरिका ने हमारे ऊपर या सभी कंट्रीज के ऊपर दबाव बनाया कि आप रशिया के साथ वेपन्स की डील नहीं करेंगे, तब भी इंडिया रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम लेकर आने में कामयाब रहा, जिसने इंडिया की इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी को बढ़ाने में, मेंटेन करने में एक बहुत अहम योगदान दिया। अब हमारे एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, दोनों ही होस्टाइल नेबर हैं और हमको ऐसे डिफेंस मिसाइल सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत थी और हमने रशिया के साथ ये डील करी। चाहे यूएस का दबाव था, हम उस दबाव के अंदर नहीं अड़े। हमारा दो टूक बात थी कि भैया अगर तुम्हारी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हमारे लोगों की सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम दुनिया का सबसे बेस्ट मिसाइल सिस्टम, डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो था वो रशिया से इंपोर्ट करके लेकर आए। पर बात यहां तक नहीं रुकती है। अगर हमारे रशिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हैं, जिसकी जंग यूक्रेन के साथ चल रही है, तो हमारे यूक्रेन के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन हैं। जितनी बार हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रशिया विजिट किए हैं उतनी ही बार वो यूक्रेन भी विजिट किए हैं, बल्कि यूक्रेन वो ज्यादा विजिट किए हैं। और यूक्रेन का भी यही कहना है कि इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो रशिया और यूक्रेन के बीच में मीडिएशन करवा सकता है, या उन कंट्रीज में से एक है जो ये मीडिएशन करवाने के लायक हैं। यानी कि हम रशिया के साथ दोस्ती मेंटेन करते हुए भी यूक्रेन के अच्छे दोस्त बने हुए हैं। यही हमारी डिप्लोमेसी का बहुत ही बेहतरीन राज है जो हमको हर कंट्री के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने में मदद करता है। वहीं हम एक तरफ नेतन्याहू या जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ भी अच्छे रिलेशन मेंटेन करते हैं और दूसरी तरफ
हम गाजा या पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके साथ भी अच्छे रिलेशन मेंटेन करते हैं। जब भी इजराइल के अंदर जंग हुई या यूक्रेन के अंदर जंग हुई, इंडिया ने डायरेक्टली साथ किसी का भी नहीं दिया। इंडिया ने हमेशा यह बात बोली कि जंग किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है और हम डिप्लोमेसी के पक्ष में हैं, जिसके चलते आप टेबल पर बैठिए, हमारे साथ बैठिए, हम आपसी में बैठकर आपके सभी मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इससे खैर अभी तक कोई सॉल्यूशन अभी तो नहीं निकला है, बट फ्यूचर में हम उम्मीद करते हैं कि जब भी यूक्रेन रशिया का रिजोल्यूशन ढूंढा जाएगा या इजराइल और पैलेस्टीन का, इजराइल और ईरान का जब भी कोई सॉल्यूशन ढूंढा जाएगा, तो इंडिया और डॉक्टर एस जयशंकर उसके अंदर एक अहम योगदान जरूर प्ले करेंगे। यही तो डिप्लोमेसी है जो इंडिया को पूरे के पूरे ग्लोबल स्टेज के ऊपर आगे लेकर जा रही है। बट इसके साथ हम अगर बात करें किसी ऐसे मुद्दे की जो सबसे इंपॉर्टेंट फैसला जो डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा लिया गया या फिर उसको लागू करने में सबसे अहम योगदान अगर किसी का है तो वो डॉक्टर एस जयशंकर हैं। वो है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये एक ऐसा कॉरिडोर है जो इस पूरे रीजन की इकोनॉमी और सोशल डेवलपमेंट को अलग लेवल पर लेकर जा सकता है। पर क्यों, आइए इसको डिटेल में हम समझते हैं और जानते हैं डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और भारत के फ्यूचर के लिए क्या अहम योगदान दिया। तो दोस्तों, जब पिछले साल 2023 के अंदर G20 की समिट हुई थी, तब इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर को एस्टेब्लिश करने का फैसला किया गया था। अब ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा, ये इंडिया को यूएई या फिर अरेबियन पेनिनसुला से जोड़ते हुए मेडिटेरेनियन सी तक जोड़ेगा। पर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पहले ये समझते हैं और फिर इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अभी अगर इंडिया को ट्रेड करनी होती है किसी कंट्री के साथ, वेस्ट में जो मौजूद कंट्रीज हैं उनके साथ अगर इंडिया को ट्रेड करनी होती है, लेट्स से मुंबई से हमारा कोई सामान हमको एक्सपोर्ट करना है, तो पहले वो सामान इस रेड सी के रास्ते से होते हुए स्ट्रेट ऑफ बाबल मांडव को क्रॉस करता है और फिर वो स्यूज कनाल होते हुए मेडिटेरेनियन सी में एंटर करता है। स्यूज कनाल और ये रेड सी का जो ट्रेड रूट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है और पूरी इंडिया और सारे साउथ ईस्ट एशिया की ट्रेड जो है वो इसी इलाके से होते हुए यूरोप तक जाती है और अमेरिका तक जाती है। अदरवाइज अगर इस ट्रेड रूट को हम फॉलो ना करें तो हमको पूरा साउथ अफ्रीका जो है उसको क्रॉस करते हुए यूरोप तक पहुंचना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही लंबा सफर है, जिसमें तेल भी ज्यादा लगेगा, जिसमें समय भी ज्यादा लगेगा, जिसके चलते हमारे प्रोडक्ट्स के जो दाम है वो बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में अभी इंडिया की ट्रेड जो है यूरोप तक या अमेरिका तक इस स्ट्रेट ऑफ बाबल मांडव, रेड सी और उसके साथ ही स्यूज कनाल के ऊपर डिपेंडेंट है। अब स्यूज कनाल जो है वो इजिप्ट के कंट्रोल में है, इजिप्ट के इलाके में पड़ती है। कोई भी शिप जब यहां से क्रॉस करती है तो उसको 7 लाख से 8 लाख डॉलर तक खर्च करने पड़ते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। प्लस ये जो स्यूज कनाल का लगभग 190 किलोमीटर का एरिया है, उसमें 80 किलोमीटर का एरिया जो है वो सिंगल लेन है, यानी कि एक ही शिप एक समय पर क्रॉस कर सकती है। और ऐसे में ये सारा इलाका जो है वो आज की डेट में बहुत ही ज्यादा डिस्टेबलाइज है। यमन के अंदर क्राइसिस है, इजराइल के अंदर जंग चल रही है, अफ्रीका की कई सारी कंट्रीज के अंदर क्राइसिस है और मेजरली जो यमन के हाउथी रेबल्स है वो रेड सी के अंदर लगातार अटैक कर रहे हैं। रेड सी के अंदर वो लगातार अटैक कर रहे हैं, जिसके चलते इस पूरे इलाके के अंदर जो समस्या है वो बढ़ सकती है। उन्होंने कई सारी शिप्स को भी अटैक किया, कई सारी शिप्स को अटैक करने के चलते ट्रेड रुक भी गया। और ये 180 किलोमीटर की जो ये स्यूज कनाल का 80 किलोमीटर इलाका जो सिंगल लेन है, ये सबसे बड़ी समस्या क्रिएट करता है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। यहां पर ट्रैफिक ज्यादा होने के चलते आपको वेट करना पड़ेगा और वेट जो है वो आपकी शिपिंग का टाइम बढ़ा देगा। इंडिया से अगर कोई प्रोडक्ट निकलता है तो वो यूरोप तक पहुंचने में कम से कम 15 से 20 दिन का समय लगा देता है, जिसके चलते इंडिया की प्रोडक्ट जो है वो इतना अप्रोचेबल नहीं रह पाता। बट हम इस पूरे इलाके को अगर देखें तो इस ट्रेड रूट जो स्यूज कनाल का ट्रेड रूट है, अगर ये किसी तरीके से रुक जाए तो दुनिया भर की ट्रेड जो है वो इससे इफेक्ट हो जाएगी। और ये पिछले साल हुआ भी था, जब एक शिप ने इस स्यूज कनाल को ब्लॉक कर दिया था, जिसके चलते ट्रेड जो है वो एक हफ्ते के लिए रुक गया था और उस एक हफ्ते की रुकी हुई ट्रेड ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला के रख दिया था, क्योंकि अफ्रीका वाला ट्रेड रूट लेकर कंट्रीज को अपनी ट्रेडिंग को चलाना पड़ा था, जिसके चलते 2 हफ्ते का समय ज्यादा और बहुत ही ज्यादा तेल जो था वो खर्च हुआ, जिसके चलते इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा था। प्लस दुनिया भर की जो पेट्रोलियम की ट्रेड है, इस पूरे इलाके से जो यूरोप तक पेट्रोलियम जाता है, जो अमेरिका तक पेट्रोलियम जाता है, जो साउथ अमेरिका तक पेट्रोलियम जाता है, वो सारा इसी रूट से होकर जाता है। लगभग 60 से 70% जो पूरी दुनिया का कच्चा तेल है वो भी इसी इलाके से जा रहा है। यानी कि ये बहुत ही सेंसिटिव रीजन है, अगर ये ब्लॉक हो जाए तो पूरी दुनिया की ट्रेड रुक सकती है। बट हम
इसी चीज को अवॉइड करने के लिए अब यहां पर बना रहे हैं एक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि इंडिया को यूरोप से जोड़ने का काम करेगा, मिडल ईस्ट से होते हुए। ये चलेगा कैसे? ये इंडिया के मुंद्रा पोर्ट से चलेगा या फिर हमारे मुंबई पोर्ट से चलेगा और पहुंचेगा यूएई के जबल अली पोर्ट तक। यूएई की जबल अली पोर्ट तक हमारा सारा सामान जो है वो जाएगा शिप्स के अंदर। उसके बाद जबल अली पोर्ट पर उसको डीलोड करके उसको ट्रेन के अंदर डाला जाएगा और वो ट्रेन जो है वो डायरेक्ट पहुंचेगी इजराइल के हाफिया पोर्ट तक और वहां पर उसको दोबारा डीलोड करके दोबारा शिप्स के अंदर डाल दिया जाएगा। अब इससे होगा क्या? इस पूरे इकोनॉमिक कॉरिडोर का मतलब क्या हुआ? इसमें हाईवेज बनेंगे, इसमें रेलवे लाइंस बनेंगी, इसमें पाइपलाइंस बनेंगी, इसमें अंडर वाटर सी केबल्स डाली जाएंगी, इसमें सोलर ग्रिड बनेगा, हाइड्रोजन ग्रिड बनेगा। ये सिर्फ एक रूट नहीं है, ये पूरे इलाके की इकोनॉमी को बदल के रख देने वाला एक फैसला है, क्योंकि इसके अंदर कई सारे मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश किए जाएंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी बाईपास करेगा, ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी बाईपास करेगा। उसके खिलाफ भारत और अमेरिका और यूरोप ने मिलकर यह सबसे बड़ा फैसला किया है, जिसके चलते इस पूरे इलाके के अंदर प्रोस्पेरिटी जो है वो अचीव हो पाएगी। दोस्तों, ये एक ऐसा फैसला है जो फ्यूचर में इंडिया और इन सारे इलाकों की ट्रेड को सिक्योर भी करेगा, क्योंकि लैंड रूट से जो ट्रेड रूट है वो सस्ता भी है। रेलवेज जो है वो 120 किलोमीटर की रफ्तार से इस इलाके के अंदर रन करेंगी। ये पूरा इलाका जो है वो इंडस्ट्रियलाइज होगा, इंडिया की इंडस्ट्रीज को और इंपुटस मिलेगा, हमारे प्रोडक्ट यूरोप तक और तेज गति से पहुंच पाएंगे और उनको पहुंचाने में खर्च भी कम आएगा, तो हमारे प्रोडक्ट्स कंपिटिटिव भी हो जाएंगे, जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, इससे बढ़कर है, क्योंकि इस पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी इंटरनेट सेवाएं चलती हैं वो चलती हैं इन अंडरग्राउंड सी केबल्स के चलते। ये अंडरग्राउंड सी केबल्स ही हैं जो पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट कर रही हैं। आपका, मेरा, हम सबका इंटरनेट इन्हीं के कारण चल रहा है। अगर इनको कोई नुकसान हो जाए तो आपका इंटरनेट भी बंद हो जाएगा, मेरा इंटरनेट भी बंद हो जाएगा। इसीलिए और इस पूरी ट्रेड को, इस पूरी ग्लोबल चेन को, इस पूरी ग्लोबल केबल नेटवर्क को जो भी कंट्रोल करता है वो पूरी दुनिया के इंटरनेट को कंट्रोल करता है। और फिलहाल अमेरिका जो है वो उसमें सबसे बड़ी पावर है। पूरी दुनिया की इस केबल नेटवर्क में 60-70% अभी जो अधिकार है, जो कंट्रोल है, वो अमेरिका का है। बट हम जानते हैं अमेरिका को चैलेंज कर रहा है चाइना। चाइना ने अपनी नई कंपनी बना ली है और उस कंपनी के चलते वो पूरी दुनिया के अंदर ये केबल नेटवर्क का जाल बिछाने की प्लानिंग कर रहा है। और उसका एक विचार है कि 2030 तक इस पूरे दुनिया की केबल नेटवर्क में 50% हिस्सेदारी जो है वो चाइना की हो जाए, जिसके चलते चाइना अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश करेगा पूरे के पूरे वर्ल्ड के ऊपर। बट हम इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर इस पूरे इलाके में कम से कम 20,000 किलोमीटर की केबल नेटवर्क भी बिछाएंगे, जो यूरोप को, अफ्रीका को, मिडिल ईस्ट को और इंडियन सबकॉन्टिनेंट को आपस में कनेक्ट करेगा। यानी कि चाइना को टक्कर देने के लिए हम इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में इस केबल नेटवर्क का जाल भी बिछा रहे हैं। इसके अलावा सोलर ग्रिड्स भी बनाए जाएंगे जो इस पूरे इलाके के अंदर सोलर एनर्जी क्रिएट करने का काम करेंगे। हाइड्रोजन पावर ग्रिड भी बनाई जाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल ग्रिड भी बनाई जाएंगे। ये सारे फैसले डॉक्टर एस जयशंकर के महान डिसीजंस के द्वारा ही लिए गए, कामयाब हो पाए। बट देखने वाली बात है कि जल्दी से जल्दी इनको इंप्लीमेंट किया जाए, जिसके चलते इस सारे इलाके के अंदर जो अभी जंग लायक माहौल जो चल रहे हैं उनको भी रोका जाए एंड इस प्रोस्पेरिटी को भी अचीव किया जाए, ट्रेड भी बढ़ाई जाए, ताकि इस पूरे इलाके के अंदर खुशियों का माहौल हो, ना कि जंग का माहौल हो और चाइना जैसी कंट्रीज को यहां पर एंट्री ना मिल पाए। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने ये समझा कि कैसे डॉक्टर एस जयशंकर ने अहम योगदान किया है इंडियन, मिडिल ईस्ट, यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर को एस्टेब्लिश करने में, और फ्यूचर में ये कैसे इस पूरी दुनिया की, इस पूरे इलाके की गेम को चेंज करके रख देगा। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर कमेंट भी करके जरूर जाएं।